समझ गए। अधिनियम पूछेगा तो आपको हो गया, हो गया, देखिए चलिए। फाउंडेशन में न होगा। जिनका भी क्लास नहीं चल रहा है भाई जी लोग, दीदी जी लोग, उनको करना क्या है, बैक जाना है। बैक जा करके जो है फिर से आपको क्लास रीस्टार्ट करना है, आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब बता दीजिए आप लोग को, कहाँ हम बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाला सबको बोल रहे हैं। चल रहा है, हो जल्दी बोल दीजिए ना, ओके, पढ़ाना शुरू कर देंगे। देखिए आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है, बस तो हो तो गया, हम तो दिख रहे ही हैं, आवाज का मेन था। चलिए सुनिए अब। तो सबसे पहले लिखा है ना, सबसे पहले एगो बात और समझाते हैं, ठीक है, एगो दो चीज समझाते हैं। जितना समझाए हैं उतना तो समझे होंगे आप लोग पिछले क्लास में। कुछ यादो है कि सब खा पी करके बैठे, पूरे याद है। जानते हैं एगो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पता है, एगो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको, क्वेश्चन से ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन वाले आप ये नहीं सोचिएगा कि जो कुछ पढ़ा दिए, कुछ ने पढ़ा है, अभी तुरंत ही शुरू हुआ है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। और हमको लगता है ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी जबरदस्त जचता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट, क्या, अब ठीक है ना। देखिए एगो क्वेश्चन आपसे पूछता है, जानते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे ना कहीं पर पॉलिटी, फिर भी आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों की समानता है, समानता है, समानता है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन, ऑप्शन दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख ईसाई, ऑप्शन सी आंग्ल भारतीय पारसी, अगला डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन समझिएगा। अब आते हैं, क्या होगा, सी होगा, चलिए कुछ लोग सी बोल रहे हैं, डी होगा, चलिए डी भी बोल रहे हैं, सिख और ईसाई भी बोल रहे हैं,
चलिए ठीक है, हिंदू और मुस्लिम भी बोल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के टोटल यही ना, ABCD सब सब ना, डी। अच्छा ठीक है, समझिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और जानते हैं ये प्रश्न यूपीएससी का पूछा हुआ है, ठीक है, यूपीएससी के बाद और कोई बोर्ड अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रिएट सबसे पहले यूपीएससी ही करता है, और उसी का क्वेश्चन चोरी जो है ना अन्य बिहार बोर्ड, यानी बिहार के भीतर जो बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करता है, उत्तर प्रदेश के भीतर, वो सब चोरी करता है, समझे। तो बाद बाकी बोर्ड सब चोर है, और क्वेश्चन क्रिएटर यूपीएससी बोर्ड है, ठीक है। तो यूपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब समझिएगा, आप देखिएगा भाई जी लोग, पिछले क्लास में हम आपको यह बात समझाए थे कि कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में 389 गो सदस्य निर्धारित किया था, 389 गो सदस्य निर्धारित किया था। लेकिन आपको जब देश को आजादी मिली, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? हाँ, कितना? 299, समझे, 299। तो पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य निर्धारित किए गए थे। अब 299 में से आप याद कीजिए, 229 गो ब्रिटिश प्रांत से और 70 गो देशी। और भारत में शुरू से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के लोग भारत में रहे हैं। सभी धर्म के लोग जो है स्टार्टिंग पीरियड से ही सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग भारत में रहे हैं। तो अब हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, बौद्ध भी था, जैन भी था, पारसी भी था। अब जब भारत में सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग निवास कर रहे हैं, तो संविधान का जो निर्माण हो रहा था, भारत के लिए जो संविधान का निर्माण हो रहा था, वो तो सभी धर्म के लोगों के लिए हो रहा था। हिंदू के लिए भी हो रहा था, बौद्ध के लिए भी हो रहा था, सिख के लिए भी हो रहा था, जैन के लिए भी हो रहा था, पारसी के लिए भी हो रहा था। सभी समुदाय के लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था। अब जब सभी समुदाय के लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा में सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए। अगर होगा मतलब न्याय हो रहा है, अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहा है, संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रहा था, उस संविधान सभा में सिर्फ हिंदू ही रहता, तो जो अन्य धर्म के लोग थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, उन लोगों के साथ अन्याय हो जाता, उन लोगों के साथ अन्याय हो जाता। तो किसी भी भारत के भीतर समुदाय या संप्रदाय के लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, इसी को लेकर यह प्रावधान किया गया कि संविधान सभा में सभी समुदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। संविधान सभा में सभी समुदाय अर्थात सभी धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा, सभी धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा, और सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया, और सभी धर्मों के साथ न्याय किया गया, सभी धर्मों के साथ न्याय किया गया। अब देखिएगा 299 में से आपको, जैसे आज के भारत में सबसे अधिक आबादी हिंदू का है, भारत का जो मूल निवासी है वो हिंदू ही है। तो हिंदुओं की आबादी पहले भी अधिक था, आज भी अधिक है, हमेशा से अधिक रहा है। अब जिसकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है मतलब न्याय हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब न्याय नहीं हो रहा है। तो संविधान सभा ने यह सोचा जिसकी जितनी आबादी
उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है तो संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। संविधान सभा में 299 में से अगर हम हिंदू आबादी की बात करें तो हिंदू आबादी था 163। 299 सदस्य में से 163 गो हिंदू था। फिर इसके बाद हिंदू के बाद आज भी हिंदू के बाद भारत में दूसरा अगर किसी संप्रदाय की सबसे ज्यादा संख्या है तो वह मुस्लिमों की है, मुस्लिमों की है। और जो भारत है, भारत में जो मुस्लिम है वो आक्रांता के रूप में आया, आक्रमणकारी के रूप में आया, आक्रमणकारी के रूप में आया। और वे आक्रमणकारी के रूप में आए, भारत को उन्होंने लूटा, भारत में उन्होंने शासन प्रशासन किया, भारत में वे बस गए। तो जो मुस्लिम है वे भारत के मूल निवासी नहीं है। जैसे कि भारत के ऊपर आक्रमण प्रथम मुस्लिम जो भारत में सफल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 में आक्रमण किया। और जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। अब इस्लामी सत्ता को स्थापित किया तो वे भारत में रहने लगे। और उसके बाद जो है उनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन रहा, मुसलमानों का शासन था। विश्व के अलग अलग देश के मुसलमान भारत आए, बस गए। फिर दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ, मुगलों का आगमन हुआ 1526 में। समझ गए, बाबर आपको अफगान, समझ गए, अफगान से भारत आए थे। बाबर भी भारत का मूल निवासी नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी भारत का मूल निवासी नहीं था। तो जो मुस्लिम है ना, भारत में आक्रांता के रूप में आया, लेकिन वे भारत के शासन प्रशासन, भारत में शासन प्रशासन करने लगे, भारत में बस गए। समझे, भारत में बस गए। तो अब देखिएगा, मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है, हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। तो हिंदुओं के बाद जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था मुसलमानों का था। मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व था 80। इसके बाद आपको अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की हम बात करें तो इन लोगों की संख्या 31, इन लोगों की संख्या 31। इसके बाद आपको अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइबल यानी एसटी, एसटी की संख्या 6, एसटी की संख्या 6। इसके बाद जो है आपको एसटी के बाद भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, ईसाई भी 6, ईसाई भी 6। और इसके बाद जो है आपको सिख, सिख की हम बात करें तो 4। इसके बाद आपको पारसी, पारसी की हम बात करें तो 3। और पारसी के बाद आंग्ल भारतीय, पारसी के बाद आंग्ल भारतीय, समझिएगा, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय की संख्या 3, आंग्ल भारतीय की संख्या 3। तो टोटल आप जोड़िएगा तो 163, 80, 31, 31 के बाद 12, 12 के बाद 4, 10, 10 जोड़िए तो 3 1 4, 4 2 6, क्या आ रहा है 6, समझ गए। 8 6 14 3, 14 3 17 2 19, 17 2 19, फिर 1 1 2, 1 1 2, समझ गए। और हाँ सुनिए ना, समझ गए, अदर जो है ना कुछ ऐसे भी थे जो किसी समुदाय से नहीं थे, समझ गए। 3 गो ऐसे थे जो किसी समुदाय से नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या का ही आकलन होता है तो मैक्सिमम लोग अपना धर्म जाति बता देता है, लेकिन कुछ नहीं बताता है, तो कुछ परसेंटेज वैसे लोगों का भी होता है। तो अब देखिएगा कि आपको हिंदू 163, मुस्लिम 80, एससी 31, एसटी 6, ईसाई 6, सिख 4, पारसी 3, आंग्ल भारतीय 3, आंग्ल भारतीय 3। तो अब देखिएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं संविधान सभा में जिनके सदस्यों की संख्या में समानता है, जिनके सदस्यों की संख्या में समानता है। तो वे हैं आपको अनुसूचित जनजाति और ईसाई, अनुसूचित जनजाति और ईसाई, तथा पारसी और आंग्ल भारतीय, पारसी और आंग्ल भारतीय। अब देखिएगा
यहां पर आपके दिमाग में बात चलते रहता, आंग्ल भारतीय कौन है, आंग्ल भारतीय कौन है। तो आंग्ल भारतीय कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, समझ गए। तो आंग्ल भारतीय क्या है, हम देखते हैं बहुत लड़का पूछते रहता है। तो सुनिएगा, यूरोपीय पिता और भारतीय माता, यानी पिता यूरोप का होना चाहिए, माता भारत की होनी चाहिए। यूरोपीय पिता और भारतीय माता का जो संतान होता है ना, उसी को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मां इंडियन होना चाहिए, महिला भारतीय होना चाहिए, और जो पिताजी यानी जो पुरुष होना चाहिए, यानी सीधा समझिए ना, आपको अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, उनके पिता ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उनके पिता ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और उनकी माता भारत की रहने वाली है, माता भारत की रहने वाली है। देखिए यहां पर यह जरूरी है, पिता भारतीय नहीं होना चाहिए, पिता भारतीय नहीं होना चाहिए, पिता यूरोपीय होना चाहिए। यूरोप एक महादेश है, उसमें बहुत सारे देश है, आपको ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सभी के सभी देश है। इस देश में से कोई भी एक देश, समझिए कोई भी एक देश, हम क्या बताए, गोनू झा है आप लोग, ठीक है, गोनू झा का कहानी सुने हैं, सुने होंगे आप लोग, ठीक है, नहीं सुने हैं। देखिए एगो मालिक था, समझे, गोनू झा नामक नौकर उसके यहां रहता था। वो मालिक अपना घर पे था, मालिक का घर बड़ा आलीशान था, और जो है उनका अपना एक दरवाजा था थोड़ा दूर में, तो वहां पर मालिक जो है गाय भैंस बकरी सब पाला करता था, और गोनू झा उसका नौकर था। तो उसमें हुआ कि बकरी जो है ना, बकरी बच्चा दिया, ठीक है, बकरी बकरी समझते हैं ना, तो बकरी बच्चा दिया। तो जो नौकर गोनू झा था, जैसे बकरी बच्चा दिया ना, तो वो यानी दौड़ के आया, मालिक को बताया बकरी बच्चा दिया, ठीक है। अब मालिक पूछा, समझे, मालिक पूछा कि जो है पट्ठा है या पाठी, समझिए, यानी मेल है या फीमेल। तो दूसरा बार में जो है देखने के लिए गया है कि पट्ठा है या पाठी, समझ गए। फिर उसका मालिक पूछा कि कलर क्या है, सब उजला है, गोरा है, काला है, क्या है। तो तीसरा बार में वो देखने के लिए गया कलर, समझ गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार में जो है पूरा काम करके नहीं आया, बार बार गया, समझे। तो ये चीज है। तो ये लोग को जानते हैं 72 बार समझाएं, भारत का मानचित्र विश्व का मानचित्र है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, आए तो रिके तो गुस्सा गया हो। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, है ऑफलाइन पढ़ लीजिए ना, है सुनिए ना, मान जाइए ना, है मान जाइए ना, अरे मान जाइए ना, आज भर मान जाइए, अरे आज भर मान जाइए ना, आज भर मान जाइए ना, फिर कल से करिए। आइए 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 ना, अरे आइए ना, क्या होगा, आइए आइए ना, आज भर मान जाइए, ऐसे मत गुस्साइए, बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसे नहीं गुस्साइए, ऐसे गुस्साइएगा तो कैसे होगा, बताइए, हम बर्बाद हो जाएंगे ऐसे में, ऐसे नहीं गुस्साना है, समझ, कितना बढ़िया से समझाते हैं बच्चा की तरह, नहीं समझ में आता है, बोलिए ना हो, और नीचे स्तर पे जाके समझाएं। अच्छा आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता, हर चीज समझ में आता है ना, ठीक है, चलिए। तो हाँ, तो गोनू झा का कहानी सुन लिए ना, तो वही सब अभी हम विश्व दिखाना चाह रहे थे कि दिखाते यूरोप में ई देश है। चलिए ठीक है, अब ना है तो मुंह से जान लीजिए, समझे। तो पिता भारतीय और माता इंडियन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो आंग्ल भारतीय। लारा दत्ता का नाम सुने हैं, लारा दत्ता एंग्लो इंडियन। इसके बाद जो है स्टुअर्ट बिनी क्रिकेटर का नाम सुने हैं, एंग्लो इंडियन है। तृणमूल कांग्रेस का सांसद है डेरेक ओब्रायन, एंग्लो इंडियन है, ये सब एंग्लो इंडियन है, समझ गए। तो ये चीज है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, यहां तक बात क्लियर है, समझ गए। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो अब यहां तक लिखिए तो पहले, हाँ, तो हाँ,
तो अब इसका आंसर देख लीजिए, तो क्या होगा बोलिए तो? अब क्या होगा? अब सब सर्वसम्मति से सी होगा। हाँ, सी, आंग्ल और पारसी, समझ गए। नीचे से लिखिएगा, नहीं, अपोजिट रहने पर एंग्लो इंडियन नहीं होगा। अपोजिट रहने पर एंग्लो इंडियन नहीं होगा। पिता का यूरोपीय होना जरूरी है, पिता का यूरोपीय होना जरूरी है। क्या सब लिखाए थे? कितना लिखाए हैं सिर्फ दिखाइए। आप क्लास रेगुलर आते हैं? चलिए लिखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए अब, 11 दिसंबर 1946 को, नीचे से लिखिए 11 दिसंबर 1946 को, लिखते जाइए, समझा तो दिए ही हैं, याद करते जाइए, लिखते जाइए, समझा दिए, याद करते जाइए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से मनोनीत किया गया। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक नंबर में एच.सी. मुखर्जी, 2 नंबर में वी.टी. कृष्णामाचारी। एक नंबर में एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी। अब नीचे से लिखिएगा, संविधान सभा के सचिव, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सचिव, ये सब बता दिए हैं हर चीज। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. आयंगर थे। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. आयंगर थे। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. आयंगर थे। नेक्स्ट, अगला, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, याद करने में आसानी होगा। आगे, संविधान सभा ने
प्रतीक चिन्ह के रूप में, संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया। अब देखिएगा, एगो चीज नहीं बताए थे जहां तक हमको याद है, सुलेखक। सुलेखक इसका अंग्रेजी होता है कैलियोग्राफर। कैलियोग्राफ, देखिए, यानी सुलेखक या कैलियोग्राफर उसको कहा जाता है जो अच्छा लिखता है, ठीक है। यानी उसका राइटिंग जो है ना टाइपिंग जैसा होता है। जैसे टाइपिंग, जब आप कॉपी में जो लिखे हैं इसको टाइपिंग करवाइएगा तो कॉपी वाला सुंदर लिखता है कि टाइपिंग वाला? टाइपिंग वाला सुंदर दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लिखने वाले लोग हैं जो जब लिखते हैं ना तो वो जो है एकदम टाइपिंग जैसा ही दिखता है, सुंदर दिखता है। तो उस समय भारत के एक बहुत बड़े सुलेखक थे, बहुत बड़े कैलियोग्राफर थे, जिनकी लिखावट काफी सुंदर थी। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने भारत के संविधान को अपने से लिखने का काम किया। मतलब भारतीय संविधान के जो सुलेखक हुए वे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हुए। आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लिखिएगा, लिखिएगा। और जानते हैं यहां पर ये जो सुलेखक है ना, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसमें आपको हिंदी नहीं याद रखना है, अंग्रेजी याद रखना है। क्योंकि हमने प्रश्न देखा है, जो प्रश्न पूछा है ना उसमें सुलेखक नहीं देता है कि भारतीय संविधान के कैलियोग्राफर कौन है। कैलियोग्राफर कौन है तो सुलेखक नहीं याद रखना, कैलियोग्राफर शब्द याद रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखिएगा, भारतीय संविधान के कैलियोग्राफर, भारतीय संविधान के कैलियो, CALLIO, GRAPHER, कैलियोग्राफर, CALLIOGRAPHER, कैलियोग्राफर, सुलेखक। भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जानते ऐसा नहीं कि प्रेम अलग व्यक्ति है, बिहारी अलग है, नारायण अलग है, रायजादा अलग, नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। समझ गए? और जानते हैं है ना, नाम था ऐसे। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो अटल बिहारी है, अजीब बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आपको जब इनको खोजा गया ना तो इनको जब काम दिया गया तो इनको कहा गया कि संविधान लिखने के लिए आप कितना टका लीजिएगा, कितना रुपया लीजिएगा। तो इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हमको रुपया नहीं चाहिए, ठीक है, बस हम यह चाहते हैं, हमारी इच्छा यह है कि संविधान जो लिखाएगा उसके हर पृष्ठ पर मेरा नाम होना चाहिए, हर पृष्ठ पर मेरा नाम होना चाहिए। इच्छा उन्होंने यही जाहिर किया। तो लिखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखिएगा। ये सब बात नहीं याद रखना है, लेकिन सुलेखक कौन था ये बात याद रखिएगा। इसके बाद संविधान के जो मुख्य प्रारूपकार है, मेन डिजाइनर है, वो है एलएन मुखर्जी। एलएन मुखर्जी, तो लिखिएगा। ये सब जानते हैं, डाटा है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखना जरूरी है। लिखिएगा संविधान के मुख्य प्रारूपकार, मुख्य प्रारूपकार, संविधान के मुख्य प्रारूपकार एलएन मुखर्जी थे। एलएन मुखर्जी थे, संविधान के मुख्य प्रारूपकार एलएन मुखर्जी थे। संविधान के मुख्य प्रारूपकार एलएन मुखर्जी थे।
हाँ जी। चलिए, इतना इतना बात क्लियर है। तो एक बार जो है इसको डाटा वाइज याद कर ले। क्या 1 मिनट में तो हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ, क्या बोलिए ना। प्रारूपकार का मतलब देखिए, जैसे कार, कार समझते हैं? कार समझते हैं? मूवी और देखे हैं? मूवी और देखे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग ऐसे बन जाएगा कि पहले ढांचा तैयार होगा कि हाँ यहाँ पे पिलर होगा, पिलर के बीच इतना डिस्टेंस होगा, समझ गए। फिर जो है इतना छड़ लगेगा, ये लगेगा, इसमें इतना रूम बनेगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, समझ गए। ये सब बात समझते हैं? तो इसको तैयार जो करता है ना, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन से प्रावधान कौन अनुच्छेद में रखा जाएगा, समझ गए। ये जो प्रावधान क्या, उसी को प्रारूपकार कहा गया, समझे। चलिए, यानी हर चीज बच्चा की तरह समझिए लीजिएगा ना। चलिए, ठीक है। जानते हैं कभी कभी मन करता है कि बहुत ज्यादा डाटा आप लोग को नहीं दे, कभी कभी मन करता है दे देते हैं। चलिए, याद कीजिए। अब अस्थायी अध्यक्ष के विषय में लिखा है, लिखा है ना? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष कितने? कितने उपाध्यक्ष? कौन कौन? संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? कौन कौन? संविधान सभा के सचिव, सचिव, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे? प्रतीक चिन्ह के रूप में। अच्छा, कैलियोग्राफर कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के सुलेखक कौन थे? मुख्य प्रारूपकार, मुख्य प्रारूपकार। इतना बात क्लियर है? चलिए आगे लिखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। 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 फुल स्टॉप। और एगो बात याद कीजिए, 22 जनवरी 1947 को एगो और बात बताए थे, कुछ याद है? थोड़ा भी? क्या आए? क्या आए? मार फटा से राष्ट्रगीत ठीक है कर देंगे हम।
देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि हम भारत को एक संविधान बनाकर देंगे। लिखिएगा, नहीं बताए थे पिछले क्लास में, बताएं, आप लोग भूल जाते हैं हो। 10वां क्लास में कौन जीएफ थी वो याद है? क्या नाम था उसका? ये सब बात तो खूब याद होगा, लेकिन पिछले परसों ने पढ़ाए हैं, वो बात भूल गए। लिखिए, हाँ पॉइंट में ही, पॉइंट में अगला पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह संकल्प पारित किया, संविधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत संकल्प पारित किया कि भारत के लिए एक संविधान, भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा, भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। फुल स्टॉप। चलिए आगे, आगे लिखिएगा। बाईस जुलाई 1947 को, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, 22 2 पर 2 22, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की, तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की। आगे, हाँ स्वीकृति, स्वीकृति यानी मंजूरी, आगे यानी सहमति। आगे, आगे लिखिएगा। मई 1949 ईस्वी में, अगला पॉइंट, मई 1949 ईस्वी में, मई 1949 ईस्वी में भारत को, मई 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता, मई 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता संविधान सभा ने दिलवाया, संविधान सभा ने दिलवाया, संविधान सभा ने दिलवाया, संविधान सभा ने दिलवाया, जिसकी आलोचना, जिसकी आलोचना, जिसकी आलोचना हुई, जिसकी आलोचना हुई आलोचना हुई, फुल स्टॉप। इस पर पंडित नेहरू ने,
इस पर, उसी में कंटिन्यू, इस पर पंडित नेहरू ने यह कहा कि, इस पर पंडित नेहरू ने यह कहा कि, इस पर पंडित नेहरू ने यह कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली हुई, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली हुई, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली हुई सदस्यता है, जिसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। आप नहीं लिख रहे हैं? हे भगवान, सब पे तो 7-7 गो है, ये लोग कैसे लिख लेती है? थोड़ा थोड़ा उनको भी लिखने दीजिए ना, हो थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए ना। बेचारी बताइए कितनी छोटी मोटी है, आप लोग तो दबा देते हैं। पतली है तो सब मोटकी सब दबा दी है उसको। जिसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है, जिसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। आगे लिखिएगा, जिसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। उसे पहले से हो गया ना? चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोल लेना। चलिए ठीक है, आगे लिखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस बैठक में कुल 284 सदस्य, कुल 284 सदस्य मौजूद हुए। कुल 284 सदस्य उपस्थित हुए या मौजूद हुए, जो भी लिखना है लिखिए, उपस्थित हुए। जिसने जिसने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस अंतिम बैठक में, उसी में कंटिन्यू, इस अंतिम बैठक में निम्न निर्णय लिए गए, इस अंतिम बैठक में निम्न निर्णय लिए गए, इस अंतिम बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। एक नंबर में, भारत के राष्ट्रगान के रूप में, भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकृति दी गई। भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकृति दी गई। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। आगे 2 नंबर में, भारत के राष्ट्रगीत के रूप में, 2 नंबर में, भारत के राष्ट्रगीत के रूप में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम,
वंदे मातरम को स्वीकृति दी गई है। भारत के राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकृति दी गई है। जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए। अगला पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से, संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से, संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से चुना। चलिए आगे लिखिएगा। आगे अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट ने आगे अब हो गया। 24 जनवरी 1950 को यही मूलतः निर्णय लिया गया था। अगला पॉइंट लिखना है। अब आगे लिखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। उसी में कंटिन्यू। संविधान निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने 60 देश, 60 60 देश, 60 देश के संविधान को पढ़ा। 60 देश, 60 देश के संविधान को पढ़ा, फुल स्टॉप। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपये, संविधान निर्माण में 64 लाख रुपये, 64 लाख रुपये खर्च हुए। उसी में संविधान निर्माण में 64 लाख रुपये खर्च हुए। चलिए सब बताए थे, लिखा दिया। अब एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है? पीछे पलटिए तो कहां से लिखाना, नहीं यहां तक तो याद करवा दिए। हाँ चलिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रख? पंडित जवाहरलाल। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1900। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? संविधान सभा ने किस तिथि को यह संकल्प पारित किया कि भारत के लिए वह एक संविधान का निर्माण करेगी? 22 जनवरी 1900। 22 जनवरी 1900। आगे बताएंगे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश कब बना? मई 1900। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश कब बना है?
मई 1949। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसने दिलाई? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसने दिलाई? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। और जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई थी तो कई लोगों ने भारत की आलोचना की। इस आलोचना पर जो है आपको किसने यह कहा कि यह स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जब मन होगा तब भारत इसका परित्याग कर सकता है? पंडित जवाहरलाल। इस बात को समझे हैं ना? पिछले क्लास में समझाए थे हम आपको, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। इस तिथि को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किसे स्वीकृति दी गई? जनगण। जनगण मन के रचयिता। जनगण मन के रचयिता। अच्छा आगे बताइएगा, भारत के राष्ट्रगीत के रूप में किसे मान्यता दी? वंदे। वंदे मातरम के रचयिता? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। अंतिम बैठक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे? डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र। संविधान के निर्माण में कितना समय? 2 वर्ष 11 महीना। 2 वर्ष 11 महीना। कितने देशों के संविधान? कितना रुपया खर्च हुआ? कितना रुपया? 64 लाख। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब स्वीकृति प्रदान की गई? 22 जुलाई 1900। 22 जुलाई 1900। इतना बात क्लियर। चलिए आगे आगे लिखिएगा, दीजिए तो एक बार कॉपी। पिछले क्लास में आए थे ना? पिछले क्लास में आए थे ना? हैं? गायब थे, कहां गए थे? आए थे जी आप, दीजिए। दीजिए नो। आ चलिए लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा भाई जी लोग। आजादी के बाद अगला पॉइंट, आजादी अगला पॉइंट, आजादी के बाद, आजादी के बाद संविधान, आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ जिसके तहत संविधान सभा में, जिसके तहत संविधान सभा में, जिसके तहत संविधान सभा में, संविधान सभा में 299 सदस्य, 299 सदस्य निर्धारित किए गए। इसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत से आने थे, 229 ब्रिटिश प्रांत से आने थे तथा 70 देसी रियासत से आने थे, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से आने थे तथा 70 देसी रियासत से आने थे। 70 देसी रियासत से आने थे। 70 देसी रियासत से आने थे। नीचे से ब्रिटिश प्रांतों में, नीचे से अगला पॉइंट, ब्रिटिश प्रांतों में ब्रिटिश प्रांतों में
सबसे ज्यादा सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत, कॉस्ट में उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों में सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य शामिल हुए थे। 55 सदस्य शामिल हुए थे। इसके अलावे, उसी में, हां, इसके अलावे मद्रास से 49, मद्रास से 49, बिहार से 36, मद्रास से 49, बिहार से 36, 3 पर 6 36, 36। बीपीएससी के एग्जाम में ये डाटा पूछा जा सकता है, बिहार वाला, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग बीपीएससी भी देते हैं, ठीक है। बिहार से 36 सदस्य शामिल हुए थे। आगे देसी, नेक्स्ट अगला पॉइंट, देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से, देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से, देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से 7 सदस्य शामिल हुए। 7 धोनी का जर्सी नंबर 7 है ना, धोनी का जर्सी नंबर 7। ये सब कितना याद रहता है। रोहित शर्मा का जर्सी नंबर क्या है, कितना है, 45। सचिन का, कोहली का, अच्छा। आलिया भट्ट का शादी किससे हो रहा है, रणवीर कपूर हो रहा है। कैटरीना का शादी किससे हुआ, कैटरीना का ऋतिक रोशन से हुआ, विक्की कौशल। करीना का किससे हुआ है, ये सब बात तो बड़ी याद रहता है। अभी सब्जेक्ट पूछे, बताइए भाग 19 में क्या है, भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है, भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है, स्वतंत्रता। मार फटा से ठीक है कर देंगे हम। स्वायत्त शासी जिला परिषद में क्या गो सदस्य होता है, स्वायत्त शासी जिला परिषद में क्या गो सदस्य होता है, 12। सब्जेक्ट का चीज नहीं याद है, लेकिन किसका किससे बियाह हो रहा है वो सब खूब याद है। जर्सी नंबर तक याद रख ले। अच्छा, देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से 7 सदस्य शामिल हुए। आगे बढ़िया है, यही सब याद रखिए, यही सब कंपटीशन में भी पूछेगा, चिंता मत कीजिए। चलिए नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, नीचे से। संविधान सभा में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि
शामिल हुए जो निम्न है। एक नंबर में हिंदू 163, 2 नंबर में मुस्लिम 80, 3 नंबर में अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जाति 31, 4 नंबर में अनुसूचित जनजाति 6, अनुसूचित जनजाति 6, 5 नंबर में सिख 4। अरे ईसाई नहीं लिखा है, ईसाई भी लिखिए। ईसाई 6, अनुसूचित जनजाति 6, उसके बाद भारतीय ईसाई 6, भारतीय ईसाई 6, भारतीय ईसाई 6, सिख 4, सिख 4, सिख 4, पारसी 3, आंग्ल भारतीय 3, आंग्ल भारतीय 3, पारसी 3, आंग्ल भारतीय 3। नीचे से लिखिएगा नोट दे करके। संविधान सभा में संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति तथा ईसाई, अनुसूचित जनजाति और ईसाई, अनुसूचित जनजाति और ईसाई, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति और ईसाई, अनुसूचित जनजाति और ईसाई तथा 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 पारसी और आंग्ल भारतीय, तथा पारसी और आंग्ल भारतीय, तथा पारसी और आंग्ल भारतीय के सदस्यों में समानता है। नीचे से जानते हैं, ये आपको ऐसे नहीं याद रहेगा, और नीचे में जब एगो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ना, तब आपके दिमाग में सीधा अंदर जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए मोबाइल से बतिया रहे हैं। देखिए आप ये मत सोचिए, आप कितनों भीड़ में रहिएगा ना, हमारे नजर से नहीं बच सकते हैं। ऐसे मास्टर थोड़े बन गए हैं वो, समझे? बहुत बेलना बेले हैं तब मास्टर बने हैं, बहुत मेहनत किए हैं, समझे? चलिए क्वेश्चन लिखिए। संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों की समानता है? संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों की समानता है? संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों की समानता है? संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों की समानता है? ऑप्शन ए हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। ऑप्शन बी सिख और ईसाई, ऑप्शन बी सिख और ईसाई। ऑप्शन सी आंग्ल भारतीय और पारसी, आंग्ल भारतीय और पारसी। ऑप्शन डी एससी और एसटी, ऑप्शन डी एससी और एसटी। आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, आंग्ल भारतीय और पारसी। और क्या बताए थे? है? अच्छा वो सब, अच्छा वो सब इतिहास का पार्ट है। और कुछ बताए थे?
हाँ चलिए, आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है। चलिए सुनिएगा भाई जी लोग, देखिए। चलिए एक बार इसको याद कर लेते हैं, पलटिए। तो कहां तक याद करवा दिए थे? वहां तक याद करवा दिए हैं ना? चलिए 64 लाख तक याद करवा दिए हैं ना? हाँ या ना? अच्छा एगो बात बताइएगा भाई जी लोग, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए? 389। 389। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए? 389। आजादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो कितने सदस्य? 200। 200। अच्छा ब्रिटिश प्रांत से कितने? 229। 229। देसी रियासत से? देसी रियासत से। तो आजादी के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य? हाँ 299। देसी रियासत से? देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। अच्छा ब्रिटिश प्रांत में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से? संयुक्त प्रांत। संयुक्त कितना? 55। कितना? बिहार 36। बिहार। तो संविधान सभा में बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 3 पर 6 36। संविधान सभा में बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 36। समझ गए? अच्छा देसी रियासत में सबसे ज्यादा कौन देसी रियासत? किससे? मैसूर। किससे? मैसूर। कितना? 7। मैसूर से कितना? 7। मैसूर से कितना? इतना बात क्लियर। अच्छा संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या 100। हिंदुओं की संख्या 163। हिंदुओं की संख्या। मुस्लिम 80। मुस्लिम। अनुसूचित जाति 31। अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति 6। अनुसूचित जनजाति। भारतीय ईसाई। भारतीय ईसाई। सिख। सिख। आंग्ल भारतीय। पारसी। पारसी। इतना बात क्लियर? इतना ही ना लिखा है। चलिए अब सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। एगो बात बताई थे डॉक्टर अंबेडकर, आजादी से पूर्व डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर? हाँ बंगाल प्रेसिडेंसी। आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी। अच्छा मुंबई प्रेसिडेंसी से जो चुन करके आ पाए थे, किसके कारण चुनकर आ पाए? राजेंद्र प्रसाद। किसके स्थान पर चुनकर आए? एस जयकर। एस जयकर। जयकर के स्थान पर चुनकर आए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है? ये सब बात याद है? लिखिए, बताए हुए लिखिए ना, लिखा देंगे, काहे टेंशन। आजादी से पूर्व आजादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं आजादी के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं आजादी के बाद जानते हैं, आजकल एगो बात बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आयोजन, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कुछ भी हो, समझ गए, अंबेडकर जयंती हो, कोई भी आयोजन गलत नहीं है। हर आयोजन होना चाहिए, हर फेस्टिवल लोगों को मनाना चाहिए। फेस्टिवल लोगों को जीवन में एक नया ऊर्जा से भर देता है, समझ गए?
मनाना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या होता है जानते हैं, फेस्टिवल के नाम पर जो है ना, लोग गुंडागर्दी करता है, ठीक है, लोग गलत काम करता है, समझिएगा, गलत गलत काम करता है, जो कि एकदम नहीं होना चाहिए। किसी भी लोगों को धार्मिक रूप से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि रामनवमी में बहुत सारी घटनाएं हुई जो नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब रामनवमी में मस्जिद पर जाकर के हम भगवा झंडा फहरा देंगे, क्या ये उचित है? एकदम उचित नहीं है। चाहे कोई भी करता, हम करते हैं या आप करते, कोई भी करता है, एकदम उचित नहीं है। इससे जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों का आत्मा आहत हुआ है, समझ गए, ये एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद जो है देखिए, जानते हैं जैसे सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, देखिए आप हमको गलत मानते हैं या सही मानते हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, समझिए, गलत है ये, समझ गए। तो देखिए, और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जैसे कि आज के डेट में सरस्वती पूजा ही लोग मनाता है, अंबेडकर जयंती ही लोग मनाता है, अच्छा चीज है, मना है, लेकिन इसके बिहाफ में लोग बहुत गलत गलत काम करता है, ठीक है, लोग बहुत गलत गलत काम करता है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब बात कहना नहीं चाहिए, समझ गए। सरस्वती पूजा का लोग आयोजन करता है, अंबेडकर जयंती का लोग आयोजन करता है, और देखते हैं कि जो है दिन में अंबेडकर जयंती, रात में कुछ और ही हो रहा है, समझ गए। दिन में सरस्वती पूजा, सरस्वती महारानी का पूजा कर रहे हैं, रात में दारू के नशा में जो है पूरा तहस नहस स्थिति में है। तो ये एकदम सही नहीं है। पूजा मनाना सही है, लेकिन जो है जो ये सब होता है ये गलत है, समझ रहे हैं। आजादी से पूर्व, और सब लोग ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, ठीक है, सब अभी भी मानवता, इंसानियत ये सब बचा हुआ है, इसी वजह से है, सब चीज का अस्तित्व है। जिस रोज पूरी की पूरी मानवता और इंसानियत खत्म हो जाएगा, उस रोज इस संसार का भी विनाश हो जाएगा, समझे। आजादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किए, मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किए। मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किए। चलिए, फुल स्टॉप, नीचे से लिखिएगा। जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, कौमा, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य, जिस कारण अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इनको तबीयत खराब लग रहा है? कुछ दिक्कत है तो बोलिए ना।
क्या जाना है? ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है, चले जाइएगा। जाने दीजिए, निकलने दीजिए इनको। ऐसे 5-10 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं, 5 मिनट में हम छोड़ देंगे। 5 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, जाना एकदम ठीक। जाना, जाइए जाइए जाइए, जाने दीजिए। 5 मिनट रुक सकते हैं? पानी दीजिए ना, पानी दीजिए। खाती पीती नहीं होगी समय से, क्या होगा बताइए? चलिए लिखिए। वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया जिस कारण अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह सके। संविधान सभा के सदस्य नहीं रह सके। संविधान सभा के सदस्य नहीं रह सके। तत्पश्चात 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 लिख दे। तत्पश्चात तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से, तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से, तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर अंबेडकर जयकर के स्थान पर, जयकर जोयो कोरो, जयकर के स्थान पर, जयकर के स्थान पर, जयकर के स्थान पर, जयकर के स्थान पर मुंबई प्रेसिडेंसी से, जयकर के स्थान पर मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य चुने गए, संविधान सभा के सदस्य चुने गए। चलिए, पिछले क्लास में जितना बताए थे उसको आज लिखा दिए और याद भी करवा दिए। एक क्लास और लगेगा, कल मेरा ही क्लास है आपके बैच में, ठीक है? तो कल जो है ये चैप्टर समाप्त कर देंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी कल के सेशन में हम लोग कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है आप अपना अपना ले लीजिएगा ऑफिस से, ठीक है? हाँ, कल ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तो इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा लड़की लोग को निकलने दे दीजिए। तो भाई जी लोग, थोड़ा रिक्वेस्ट है, तबीयत खराब है किसी का, थोड़ा सा आप लोग साथ दे दीजिए। ई लाइन छोड़ दीजिए तो फिर निकल जाइएगा। लड़की लोग को निकलने दे दीजिए, तबीयत खराब है इसी वजह से बैच भी छोड़ दिया समय थोड़ा सा पहले ही। थोड़ा सा 1 मिनट सहयोग कर दीजिए, लड़की लोग को निकलने दे, निकल जाइए। तो आप लोग भाई जी लोग थोड़ा सा साइड दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, थोड़ा सा